तो हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के नेक्स्ट पार्ट की। तो यहां पर मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में 2012 में पूछा गया प्रश्न है, यदि ए बी बी सी कोमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, मतलब ए बी या एक्स और सी इनका किसी का भी मान क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो एक्स का मान क्या होगा। बड़ा गजब का सवाल है और मैं ऐसा सवाल आपको करवा चुका हूं, शायद आपको ध्यान में हो तो। यस और नो, हो सकता है उसमें ए बी बी सी नहीं हो, कुछ संख्याएं होंगी। कुलदीप राठौर का ऑप्शन ए आंसर आ चुका है। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान। देखिए कैसे, इसने क्या कहा कि ये जो चारों ना ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर ये एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात में होने का मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात ए बी और बी सी का है ना, वही अनुपात किसका है, एक्स और सी स्क्वायर का। या फिर मैं कहूं ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। क्या कह सकता हूं, ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। और इस वाले सवाल के लिए मैंने क्या बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी देखो मध्य में कौन है भाई, मध्य में बी सी इंटू एक्स, इनका गुणा कर दो, यानी बी सी इंटू एक्स बराबर बाहर में कौन कौन है, तो बाहर में देखो ए बी है और सी स्क्वायर है, तो ए बी इंटू सी स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे यहां पर, ए बी इंटू सी स्क्वायर, ए बी इंटू सी स्क्वायर। अब दोस्तों काटने का आनंद लो भाई, यहां से देखो इस b से बराबर में b कट जाएगा और c से सी स्क्वायर का एक c कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, a मिल जाएगा और यहां से c मिल जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा मेरे मित्रों, ac आ जाएगा। और ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बन जाएगा आपका। मेरी बात समझ में आ गई है क्या, कमेंट कीजिए जल्दी से। सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी बेस पे बना हुआ सवाल है दोस्तों, ये सवाल लो बढ़िया। ये सवाल मैंने बताया था ना आपको, वितत अनुपात या फिर समानुपात। करो देखिए जल्दी।
आ गया क्या भाई आंसर? सवाल धांसू लगा कि नहीं लगा? अब आपको चाहे लगे या ना लगे, लेकिन सवाल धांसू है। एसएससी सीएचएसएल में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 में आ चुका है। अब आप अपनी राय कैसी भी रखें, मर्जी आपकी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा मस्त है, जबरदस्त है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं। कुलदीप का बी ऑप्शन आया है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां पर हमें इसका मान बताना है और हमें क्या कहा कि ए बी और सी है ना दोस्तों, वो किस अनुपात में है? वितत अनुपात में है। वितत अनुपात या फिर समानुपात। वितत अनुपात को क्या कह सकते हो आप? समानुपात कह सकते हो। और ये वाली बात मैं आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में अच्छे से बता चुका हूं, शायद थर्ड क्लास में बता दी होगी, लेकिन मैंने जो क्लासें पढ़ा दी है अनुपात समानुपात की, उनमें इस बात को मैं अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इस बात का क्या मतलब है? पहली बात तो इसका मतलब यह है कि जो अनुपात ए का बी के साथ है ना, वही अनुपात बी का किसके साथ है? सी के साथ है। जब आप ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी को सरल करते हो तो देखो बी गुणा बी, बी का स्क्वायर, और ए गुणा सी यानी ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, यदि ए बी और सी वितत अनुपात में है, इसका मतलब ये वाली समीकरण बनने वाली है। यानी बी स्क्वायर की जगह आप ए सी लिख सकते हो और ए सी की जगह क्या लिख सकते हो आप? बी स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? तो दोस्तों समझिए मेरी बात को ध्यान से, यहां से जो समीकरण निकल के आया कि बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप? ए सी लिख सकते हो। तो आपको यहां कहीं भी देखो इसमें बी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, लेकिन पक्का एसी तो दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? एसी। और उस एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? वही बी का स्क्वायर लिख सकते हो। अरे लिख दो रे मनवा। देखो यहाँ बी तो पड़ा अपनी जगह, देखो इस बी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, क्योंकि फिर भी गुणा में रहेगा। अरे 3 गुणा 2 गुणा 5 लिखो, चाहे 5 गुणा 2 गुणा 3 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस वही मान आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो b है इसको मैंने अलग कर लिया, और जो ये ac है ना, इस ac की जगह क्या कर दो? ये b स्क्वायर लिख दो। ac की जगह क्या कर दो दोस्तों? b का स्क्वायर कर दो। जैसे ही मैं ac की जगह b का स्क्वायर लिखूंगा यहां पर, तो देखो b गुणा b का स्क्वायर, जब आप b को b के स्क्वायर से गुणा करोगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा रे? b का क्यूब नहीं बन जाएगा क्या? ये b का क्यूब बन जाएगा ना। इसका फायदा क्या होगा अभी सुनना। जैसे मैं कहूं एक सवाल में ऐसे आ गया 4 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब, ठीक है। इसको आप सरल करते हो, चलो छोटी संख्या लेता हूं मैं, थोड़ी सी बड़ी होगी। मैं कहूं 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब। देखिए दोस्तों यहां मैं 2 का क्यूब करूं कितना आता है? 2 गुणा 4 गुणा 8, ठीक है। 3 का क्यूब करूं 3 3 9 3 27। अब आप 27 को 8 से गुणा करो, देखिए 8 2 7 56, और 8 गुणा 16 और 5 कितना? 21 हो गया, मतलब 216 आया। ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब इसी बात को दोस्तों मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जैसे देखो यहाँ इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, और बीच में चिन्ह गुणा का लगा हुआ है, तो आप क्या कर दो, इस 2 को पहले 3 से गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, और 6 का ऊपर क्यूब लगा दो तो भी वही बात आएगी। देखो कैसे, 6 का क्यूब करोगे मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, और 6 का क्यूब कितना बनता है मेरे दोस्त? 216 बनता है, यानी सेम कंडीशन बन जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्यूब को है ना, इस क्यूब को पूरे को यहां से हटा के और इन दोनों के ऊपर लगा दिया जाए तो बात बराबर ही है। अब इतना मैंने क्यों समझाया? क्योंकि पता नहीं आपको पहले से आता था या नहीं आता था, ठीक है ना।
इसलिए मैंने उचित समझा कि आपको बता दिया जाए, मैं सीधा करने की बजाय टेढ़ा कर दूं इसको। तो मेरे दोस्त देखो, इस बात को क्या लिख सकता हूं कि ये क्यूब है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये क्यूब तो लग जाएगा बाहर, ठीक है ना। और ये जो b है ना, इस b को इससे भी गुणा कर दो, और इससे भी गुणा कर दो, और इससे भी गुणा कर दो। कर दोगे तो देखो b को जब a से गुणा किया तो ab, प्लस b को b से किया तो आ गया b का स्क्वायर, और b को c से किया तो आ गया bc। आ गई बात समझ में। और नीचे देखिए क्या है, नीचे है AB प्लस BC प्लस CA, इसका क्यूब बना हुआ है। अरे दोस्तों देखो, चाहे तो बी स्क्वायर की जगह AC लिख दो, और चाहे AC की जगह बी स्क्वायर लिख दो, मर्जी आपकी है, कोई सा भी लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ बी स्क्वायर है, चाहे तो इसकी जगह AC लिख दो, और चाहे ये AC है ना, इसकी जगह क्या लिख दो आप, b का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इससे आप देखो, आप एक बार ध्यान से सोचो, AB प्लस BC प्लस बी का स्क्वायर, यहां भी देखो AB प्लस BC प्लस बी का स्क्वायर, और ऊपर दोनों के क्यूब लगा हुआ है। अरे दोस्तों ऊपर भी 5 आ जाए, नीचे भी 5 आ जाए, 5 से 5 कितनी बार कट जाएगा, एक बार नहीं कटेगा क्या। तो वही बात यहाँ पर है कि ये दोनों ऊपर ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे दोनों, और कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, यानी आपका आंसर 1 आएगा। अब एक कौन से ऑप्शन में था, वही आपका आंसर होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? कैसा लगा सवाल आपको? जल्दी कमेंट करो, टाइम नहीं है। यदि समझ में नहीं आया तो मुझे नो कह दीजिए, दोबारा बता दूंगा, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं बचा जिसके समझ में नहीं आया हो। बहुत अच्छे से क्लियर करवाया मैंने, एक एक चीज जो है वो अंदर से निकाली है सवाल की, और उसके बाद मैंने आपको समझाया है। अच्छा दोस्तों, आप सभी के समझ में आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मामला बैठ पाएगा, ठीक है ना। एक एक चीजें तभी निकाल पाओगे आप। अब देखिए, और ये सवाल लेके आने का मकसद ये था कि आपको ये भी पता चले एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनते हैं। सर हमें ऐसे ही घुमाते फिरते तो नहीं है कहीं, है ना। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं मित्रों, आ जाओ लाइन पर। ये लो भाई, जो पहल सवाल करवाया था एसएससी सीजीएल, जो टीयर फर्स्ट है, 30 अगस्त 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भाई। प्रश्न ये है कि यहां पर देखो x अनुपात वाई जेड, ठीक है, y अनुपात जेड एक्स, और z अनुपात एक्स वाई, ये जो अनुपात हैं, इन अनुपातों के जो व्युत्क्रमी अनुपात हैं, अरे समझ रहे हो ना, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ये जो मैं फर्स्ट क्लास थी ना, उस क्लास में ही बता चुका था मिश्र अनुपात क्या होता है, या जटिल अनुपात क्या होता है। जल्दी करो, करो देखे कितने सुपरफास्ट हो आप लोग। बता दूं या फिर कर रहे हो? तरन्नुम का बी ऑप्शन कंफर्म है क्या?
अब देखिए दोस्तों, आ जाओ लाइन पर। लव कुमार का ए ऑप्शन है। सवाल सबने देख लिया होगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सवाल बड़ा गजब का है, ठीक है ना। यहां पर क्या कहा कि x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy के जो व्युत्क्रमी अनुपात हैं उनका मिश्र अनुपात बताना है। तो पहले तो देखो इनके व्युत्क्रम निकालो। यहाँ पर व्युत्क्रम क्या होंगे? अरे सवाल बड़ा गजब है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, अनुपात yz का होगा 1/yz, ठीक है। वहीं पे इसका करूं y का उल्टा, उल्टा कह दो, व्युत्क्रम कह दो, विलोम कह दो, व्युत्क्रमानुपाती कह दो, एक ही बात है। y का 1/y और zx का हो गया 1/zx, ठीक है। फिर इसका करोगे तो 1/z अनुपात 1/xy, ये हो गए इन सभी के व्युत्क्रमी अनुपात, ठीक है। अब हमें बताना है क्या मेरे दोस्त? हमें बताना है मिश्र अनुपात। क्या बताना है? मिश्र अनुपात, या फिर सवाल में एक नाम और आ सकता है क्या? जटिल अनुपात। इन दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, घबराना नहीं है मेरे दोस्त, घबराना कतई नहीं है, ठीक है ना। आपको एक ही बात समझनी है। और मिश्र अनुपात का मैंने क्या खेल बताया था? पहले अनुपात का पहले से गुणा, दूसरे पद का दूसरे से गुणा। अरे पहला पद देखो, इसका पहला पद 1/x, इसका पहला पद 1/y, इसका पहला पद 1/z, ये तीनों गुणा कर दो पहले के लिए, ठीक है ना। यानी 1/x गुणा 1/y गुणा 1/z आ गया। अनुपात बाद वाले दोनों, जो दूसरा पद है उसको दूसरे से गुणा, ठीक है ना। यानी 1/yz गुणा 1/zx गुणा 1/xy, ये बनेगा, ठीक है ना। ये अनुपात है। इसको सरल करने के बाद जो मान आएगा वही आपका आंसर है। अरे दोस्तों ये तो बन गया, देखो 1/xyz अनुपात, यहां क्या बना? 1 ये देखो yz zx xy, यानी xyz है ना, वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार का मतलब स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर आएगा तो देखो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि भाई जैसे मैं कहूं यहाँ 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो एक बार कट जाएगा, एक जो 3 है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक बार है, यहाँ 2 बार है, क्योंकि देखो x 2 बार है, y 2 बार, z 2 बार, तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर बन गया। अब दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पर अनुपात ऐसे होगा 1/1 अनुपात 1/5, तो इसमें आप क्या करते हो भाई? आप इन दोनों का लघुत्तम लेते हो और उससे दोनों को गुणा कर देते हो। यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 आ गया, 5 को इससे भी गुणा, इससे भी गुणा, इससे फायदा क्या होगा? ये तो यहाँ आ जाएगा अनुपात, ये इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ आया एक्स वाई जेड, तो इसको भी एक्स वाई जेड से गुणा कर दो और इसको भी एक्स वाई जेड से क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा करने से क्या होगा? ये तो आ जाएगा आपका 1 गुणा एक्स वाई जेड इन एक्स वाई जेड अनुपात, ये इससे कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1। शायद दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा, वही आपका आंसर है। दोस्तों समझ में आ गई है क्या मेरी बात? आज मैं रियली अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं पूरे मन से, ठीक है ना। सवाल तो मेरे हर क्लास के अच्छे होते हैं, लेकिन ये ढूंढ कर लेके आया हूं आपके लिए। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे पटवार का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे रीट का दो, चाहे काय का भी एग्जाम दो। सर। हाँ जी। सर ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, आज खत्म नहीं होगा। इसमें अभी सिक्कों से संबंधित प्रश्न बचे हैं, मिश्रण से संबंधित प्रश्न बचे हैं, और 1-2 विविध प्रश्न हैं, वो भी है।
नहीं, मुझे लगा जैसे आज आप लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हो इसलिए पूछा। सर नेक्स्ट नहीं टॉपिक नहीं क्या होगा? नहीं, नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट करवाएंगे। जी, बिल्कुल सर, मैं भी ये कहने वाली थी बिकॉज अपनी क्लास अधूरी रह गई थी ना उस टाइम। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारा वो लास्ट टॉपिक करवा देना प्लीज। वो अलग से करवा दिया जाएगा आपको ना, तो सर क्योंकि थोड़ा वो जल्दी करवाओ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। आपको पता है हम स्लो लर्नर हैं क्योंकि कितनी तारीख हो गई है आज? आज 14 हो गई ना आज। 14 है। हाँ, जल्दी करवा देंगे ना। तो वो वाला प्लीज जल्दी करवा देना। सर ओके मेथड्स बिल्कुल। मेथड्स हो गई ना? है, टीचिंग मेथड मेथड की नहीं करवा। करवा पाऊंगा मैं, मेथड नहीं करवा पाऊंगा, मेथड के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ना। नहीं नहीं सर, नोट्स नोट्स की जरूरत नहीं है हमारे पास काफी सारे बस तो नोट्स। उनको वैसे कवर भी कर लो आप। मुझे नहीं लगता रीट में मेरे अलावा और कोई भी है यहाँ पे जिनको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इसलिए मेरे रीट के तो कोई नहीं, इसमें लगभग अपने पटवार या फिर वन रक्षक वनपाल इनके स्टूडेंट्स हैं। इनके तो रीट के है नहीं ना, तो सर आप मत अवेलेबल कराना क्योंकि मेरे पास तो पड़े हैं। नहीं, तो नोट्स तो आप मेरे उसके पास पड़े हैं, नोट्स तो अवेलेबल करवा दूंगा मैं, लेकिन ठीक वो है, क्लास जो है वो इतनी कवर नहीं करवा पाऊंगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी वो आपने बोला ऑफलाइन क्लास में बोला था इसलिए पूछ रही थी मैं तो बस। हम्म। ठीक है सर। चलिए फिर आगे चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन की ओर। विकास मान भाई है, नेक्स्ट ईयर रीट, नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी, इस ईयर करो पहले तो अपना काम। ले भाई विकास मान तो बढ़िया पतंजलि वाला पर्सन ले तू तो, ये ले। किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात है 8:9:15। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा? और ऐसा सवाल मैं आपको परसेंटेज की क्लास में करवा चुका हूं। किस तरीके से? ए, बी और सी की आय का अनुपात ये है, और इनकी आय में क्रमशः 25% वृद्धि, इतने परसेंट कमी, इतने परसेंट वृद्धि कर दी जाए तो इसकी इसका इनका जो फाइनली अनुपात है वो क्या आएगा? करवा चुका हूं या नहीं, बताओ, देखिए मुझे जल्दी। चाहे कमी करे या वृद्धि करे, बिक्री होने का मतलब कमी हो जाएगी। अब देखो ये तीनों जो हैं 8:9:15 के अनुपात में है। पहले वाले में तो 25% कमी हो गई भाई, बिक्री हो गई, इसका मतलब 25% चला गया, तो बचा कितना भाई? 75%। भाई जो बचा वो लिखेंगे अपन तो, भाई ये 100 में से जो 25% है इसको निकाल दिया, 75% बच गया, और 33.33% निकाल दिया तो कितना बच गया भाई? ये 66.66 बच गया क्या? 66.66% बच गया, और 20% निकाल दिया 100 में से, तो 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80%। अब बचे हुए डिब्बे हैं उनकी संख्या बतानी है हमें, अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड की ओर चलते हैं।
ग्रीन बोर्ड की ओर। यहां पर ये मैं पहले लिख चुका हूं कि जो भी थी नारंगी, अनानास और मिश्रित फल, इनका अनुपात है 8:9:15। ठीक है ना। अब इनमें तो क्या कर दिया जाता है, जो नारंगी थी उनमें तो 25% कम हो गई। 25% कम होने का मतलब 25% की बिक्री हो गई। तो बची कितनी भाई, बची यहां पर 75%। ठीक है, ये 75% बच गई, गुणा ये 33.33% बिक गई, तो बची कितनी, 66.66%। ठीक है ना, 66.66 या फिर जो भी है, लगभग जो मान है वो रखना। आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं लगानी, अरे सर यहाँ तो पॉइंट में ऐसे हो गया, अरे उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, इसमें 20% की कमी हुई, मतलब ये 80% आ गया। और हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, ये 66.66 नहीं, इसको आप देखो यहां पर 33.33% था ना, इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो जब 100 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 66 सही 2/3% बचेगा। तो इसको आप कैलकुलेशन में हमेशा इस तरीके से लें, 66 सही 2/3%। इस तरीके से हल करें इसको। ठीक है ना, आपका टाइम बचेगा और कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं होगी और सवाल भी उसी बेस पे बना हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, अब परसेंटेज देखो, इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट, उसमें भी परसेंट, से परसेंट को सब में उड़ा दो। उड़ा दिया, 75 है, 8 × 75, ये 66 से ही 2/3 है, ये 80 है। देखो इसको सरल करेंगे 66 से ही 2/3 को, तो ये 18 2 20, सॉरी 18 और 1 19, तो 198 हो गया। 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 200। ये बन जाएगा आपका 200/3। ठीक है, 66 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया 200/3। ठीक है ना। देखो 66 को 3 से गुणा किया तो 198 आया, और ये 2 जुड़ा तो 200 और बट्टा में आ गया 3। ठीक है ना। अब काट पीट करो, तीनों में जो कट रहा है, पहले तो इसको इससे उठा दो, 3 से 9 कट गया 3 बार। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज है भाई, देखो यहां पर 8 है, 8 के पहाड़े से 80 भी कट रहा है, 8 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 25 8 200। 8 से 8 एकम 8, 25 8 200, और 8 से 80 कट गया कितनी बार, 10 बार। ठीक है, 8 से तीनों को काट दिया मैंने। उसके बाद देखो 5 के पहाड़े से काट दो, 5 से 75 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 5 75, 5 से 25 कट गया 5 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार। ठीक है ना। अब और कटने जैसा है क्या, हमें 5 से देखो इनमें और कट रहा है, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 कट गया, 5 से 15 कट गया 3 बार। अब नहीं कटेगा शायद, लेकिन कट रहा ना रे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 से 3 3 कट गया। अब इसमें तो क्या बचा भाई, 1। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इसमें क्या बचा, इसमें भी 1 बचा। अनुपात इसमें क्या बचा, 2 बचा। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1:1:2 आ गया है। शायद मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी। काट पीट करनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। और इस सवाल को आप ऐसे न करके और कैसे कर सकते थे, देखिए वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये 8 है, 8 गुणा 75% का मतलब क्या होता है भाई, 75/100 यानी 3/4। भाई परसेंट सीधा हटा दिया मैंने। ठीक है ना, परसेंट को वैसे नहीं काटा है मैंने, 75% की वैल्यू लिख दी है, 75/100 को 25 थी 75, 25 100। फिर ये है 9 गुणा 66 से 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। अनुपात 15 गुणा 80% का मतलब 80/100 यानी 8/10 यानी 4/5। इसको लिख दिया मैंने 4/5। ठीक है ना।
तो परसेंट को ऐसे ना काट के और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी तो भी आप कर सकते हो। कैसे रे भाई, देखो 4 से 8 कट गया 2 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार, 3 3 सब में है कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देखो 1:1:2 ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, करना आपको है, मर्जी आपकी है। हेलमेट आपको दे दिया गया है, अब उसको आप सिर पे लगा के चलते हो या हाथ में डाल के चलते हो या बाइक के शीशे पे रख के चलते हो, सिर आपका है, मर्जी आपकी है। अरे बात समझ में आ गई है क्या मित्रों? अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया नोट्स बना लेना, काम आएंगे जिंदगी में, आपके भी, आपके आने वाली पीढ़ियों के भी, आपके बच्चों के भी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, फिर आ जाओ बढ़िया नॉन पतंजलि क्वेश्चन पे। लो भाई, दो विद्यालय हैं ए और बी, और उनमें जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो कितनी है मेरे दोस्त? 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी जो है उसके विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों की विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताओ। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, वो मैं साधारण ब्याज जो पढ़ाया था ना, जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में मेरे से पढ़े थे, उस टाइम मैंने ऐसा पोर्शन बताया था, साधारण ब्याज पढ़ाया था उस टाइम, यदि आपको याद हो तो। कि भाई इतने साल बाद जो है वो ब्याज बराबर हो जाता है। किसी धन को दो भागों में बांटकर पहले भाग को इतने परसेंट की दर से, दूसरे भाग को इतने परसेंट की दर से उधार दिया जाए, इस तरीके से सवाल बताया था। और आगामी बताने वाला हूं। मैं फॉर्मूले पे कम विश्वास करता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर। पहली बात देखो, विद्यालय ए है ना, उसमें 5% की कमी कर दो, यानी ए गुणा कितना 5% कम किया तो 100 में से 5 घटा दो, यानी 95%। और विद्यालय बी जो है उसमें कमी करके कितना कर दो, सॉरी कमी क्या, वृद्धि होगी इसमें, तो 100 में 14 जोड़ के लिख दो, यानी 114% कर दो। अभी चलते हैं, देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं विद्यालय ए में तो ए स्टूडेंट है और विद्यालय बी में बी स्टूडेंट है, और इन दोनों का टोटल जो है वो कितना है? 990 है। ठीक है ना, ये पहले की बात है। अब क्या हुआ कि जो ये तो पहले की बात है, पहले विद्यालय ए में ए स्टूडेंट है, दूसरे में बी स्टूडेंट है, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 990 होना चाहिए। एक समीकरण बन के भी होता है, लेकिन मैं समीकरण नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट अनुपात ही निकालूंगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, पहला विद्यालय ए है, ए में यदि ए स्टूडेंट्स हैं और इनमें 5% की कमी कर दी जाए तो कितने स्टूडेंट रहेंगे भाई? इसमें सिर्फ 95% स्टूडेंट रहेंगे। दूसरे विद्यालय में बी स्टूडेंट हैं जिनमें 14% की यदि वृद्धि कर दी जाए तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 114% हो जाएगा। और इसने क्या कहा सवाल ने कि इसमें जैसे 5% की कमी करें यानी 95% हो जाए, और इसमें 14% की वृद्धि करें 114% हो जाए, जो भी स्टूडेंट है उनकी 114% हो जाए, तो फिर क्या हो जाते हैं? इन दोनों
जो विद्यालय है उनमें स्टूडेंट्स की संख्या बराबर हो जाती है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाता है और इसके बराबर हुआ और अपना काम है बैठ गया। कैसे रे भाई, परसेंट से परसेंट कट गया। कितने के पहाड़े से कट रहा है ये? 19 के पहाड़े से। देखो 19 पंजू 95 और 19 छक्की 114, 6 बार कट गया 19 से, ये 5 बार कट गया। अब यदि हमें A अनुपात B चाहिए तो बहुत आसानी हो गई। A का मान यहां पड़ा, B का मान यहां पड़ा, उल्टा कर दो बस। 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 990 की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन यदि आपको पूछ ले कि विद्यालय ए में पहले कितने स्टूडेंट थे, विद्यालय बी में पहले कितने स्टूडेंट थे, तो क्या करोगे? देखो रे भाई, विद्यालय ए में 6 हो तो विद्यालय बी में कितने हैं? 5 है, तो दोनों का जोड़ कितना बना? 11 बना। लेकिन अगला कह रहा भाई 11 नहीं, ये तो कितने हैं? 990 है। तो 11 की वैल्यू 990 हो मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 9 99, यानी 1 की वैल्यू 90 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 90 तो 6 की वैल्यू कितनी? 6 गुणा 90 यानी 9 छक्का 54, 540 स्टूडेंट्स तो है विद्यालय ए में। और इसकी वैल्यू निकाले तो 5 गुणा 90 कर दो, 9 पंजो 45, यानी 450 स्टूडेंट किसमें है? ये है विद्यालय बी में। ठीक है ना मेरे मित्रों, बात क्लियर होगी शायद। तो अपने को ये बात ना तो ये पूछी है ना ये पूछी है, अपने को पूछा है कि विद्यालय ए और बी में जो अनुपात है ना वो क्या होगा, तो 6 अनुपात 5 होगा दोस्तों। क्लियर हो गया है क्या मामला? यस और नो? जल्दी जवाब दीजिए सभी। जवाब देने में बिल्कुल भी कमी ना होनी चाहिए, सटासट जवाब आने चाहिए। यदि समझ में आ गया है तो, नहीं आया है तो वैसे जवाब आ जाना चाहिए। सभी का यस आ रहा है? बड़ा आनंद आ रहा पढ़ाने में आज तो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये लो भाई एक और बढ़िया नॉन पतंजलि। एक कक्षा में 65 छात्र हैं और उनमें 39 रुपए इस प्रकार से बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये बताना आपको। बहुत शानदार सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, आनंद आ जाएगा दोस्तों। और इस सवाल को मैं करने वाला हूं अलग ही तरीके से, मिश्रण नियम से करने वाला हूं इसको। दोस्तों आनंद नहीं आ रहा क्या पढ़ने में आज, या आ रहा है? चलिए दोस्तों यहां पर टोटल जो छात्र हैं वो 65 हैं, जिनमें 39 रुपए बांटने हैं। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। ठीक है ना? अब समझना ध्यान से। देखो भाई
यहां लिख रहा हूं मैं बॉय और यहां लिख रहा हूं गर्ल। तो प्रत्येक लड़के को यहां कितना मिलना चाहिए? 80 पैसा। प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए कितना? 30 पैसा। और आपको पता है कि 65 जो छात्र हैं, यानी 65 लड़के और लड़कियां, उनको कितने मिल रहे हैं? 39 रुपए मिल रहे हैं। तो प्रत्येक लड़की और लड़के दोनों को कितने भाई? 65 लड़के और लड़की दोनों हैं जिनको 39 रुपए मिल रहे हैं। तो फिर प्रत्येक लड़के लड़की को, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की कितना मिलना चाहिए फिर? 39/65 रुपए, है कि नहीं भाई? तो देखो 13 थी 39 और 13 पंजो 65, यानी 3/5 रुपए। और 3/5 रुपए को आप पैसे में भी बदल सकते हो। कैसे भाई? 100 से गुणा कर दो, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 5 से 100 कट गया 20 बार, तो 20 दिए कितना आ गया? 60 पैसे आ गए। भाई यहाँ पर एक स्टूडेंट, चाहे वो लड़का लड़की कोई सा भी हो, दोनों की मिला के बात करें तो देखो प्रत्येक लड़के को 80 पैसा, प्रत्येक लड़की को 30 पैसा, लेकिन दोनों को मिलाकर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए एवरेज, वो कितना मिलना चाहिए? 60 पैसा। तो लड़के को 80, लड़की को 30 और दोनों को कितना? 60 पैसा। ये बीच में रख दो, लड़का लड़की और यहाँ लड़के तथा लड़की दोनों आ गए। अब इनका करो दोस्तों अंतर, 80 और 60 का अंतर करोगे 20 आ जाएगा, और 30 और 60 का अंतर करोगे 30 आ जाएगा। काटोगे 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया भाई? 3:2 आ गया। ये 3:2 क्या चीज आई है? ये आई है लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी लड़के यदि 3 है तो लड़कियां कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है ना दोस्तों? लड़के यदि 3 है तो लड़कियां कितनी होंगी? 2 होंगी। तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 5 बने। लेकिन प्रश्न में कह रहा भाई ना तो लड़के 5 हैं, ना 3 है, ना 2 है। यहाँ पर टोटल जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? हमें 65 दे रखे हैं, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 65 है। क्योंकि लड़के और लड़की दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 3 और 2। 5 की वैल्यू 65, तो 1 की वैल्यू कितनी भाई? 1 की वैल्यू हो जाएगी 13, 13 पंजो 65। 1 की वैल्यू 13 आई तो फिर लड़के 3 है, 3 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 की वैल्यू 13, तो 3 की 3 गुणा 13, यानी 13 थी 39 लड़के होंगे, लड़कियां होंगी 2 गुणा 13 यानी 26। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 39, लड़कियों की संख्या 26। ये आपका आंसर बन जाएगा। आया आनंद? रामविलास जी लेट जुड़े, आज क्लास का आनंद नहीं उठाया, लेकिन इस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख लेना, बहुत काम की क्लास आपके। अब दोस्तों यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो टोटल जो लड़के थे ना, लड़कों को कितने रुपए मिले? लड़कों को कितने रुपए मिले? ठीक है ना? तो अपन देखा कि लड़कों को 39, टोटल लड़के 39 हैं, और एक लड़के को यदि 80 पैसा मिलता है तो 39 लड़कों को कितना मिलेगा? तो भाई 39 लड़के हैं, इनको 80 से गुणा कर दो। एक लड़के का 80 पैसा, तो 39 लड़कों का कितना हो गया? 80 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया, और इसको 8 से गुणा कर दो, 8 9 72, और 8 3 24, 24 और 7 कितना? 31। 312/10, मतलब 10 का भाग दोगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 31 रुपए और 20 पैसे, ये सभी लड़कों के आ जाएंगे। सभी लड़कों को कितने मिलेंगे? 31 रुपए 20 पैसे मिलेंगे। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कितनी है? 26 है, एक को 30 पैसा मिलता है, टोटल को कितना मिलेगा? लड़कियों को मिलेंगे यहाँ पर, लड़कियों को मिलेंगे 26 गुणा 30, 30 पैसे हैं, रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया, 26 78, 78 में 10 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 7.8 आ जाएगा, मतलब 7 रुपए और 80 पैसे। और आप देख सकते हो मेरे मित्रों कि देखो लड़कों को मिले 31 रुपए 20 पैसे, लड़कियों को मिले 7 रुपए 80 पैसे, तो टोटल कितना बना? 31 और 7 कितना हो गया? 38। 38 और 20 और 80 यानी 100 पैसे, यानी 1 रुपए, ये बन गया 38 और 1 कितना बना? टोटल 39 रुपए। और आपने ये देखा था सवाल में 39 रुपए दे रखे थे टोटल। हर सवाल का जवाब सवाल में है।
आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए इस सवाल का, वो सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। ऐसे पूछ ले लड़कों की संख्या तो 39, लड़कियों की संख्या तो 26, टोटल आपको दे रखा है कितने हैं, टोटल 65 है। आपको यदि ऐसे पूछ ले कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं, तो देखो कितना है, 3:2 आ गया। यदि आपको पूछ ले कि सभी लड़कों को कुल कितने रुपए मिले, तो भाई सभी लड़कों को कुल मिले 31 रुपए 20 पैसे। ये 20 रुपए कर दिया भाई, 20 पैसे कर देना वहां पे, 31 रुपए 20 पैसे, ये रुपए भूल से लिखा गया है। और यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि लड़कियों को कितना मिला, तो लड़कियों को मिले 7 रुपए और 80 पैसे। ये मेरी बातें यदि आपको समझ में आ गई है अच्छे से, तो फटाक से कमेंट में यस कर दीजिए। जल्दी करो, सभी जल्दी करो, देखें। अंजलि, और आज का लास्ट सवाल जो है, कल तो हम सिक्के से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन आज का लास्ट सवाल जो है वो बड़ा गजब का है। और ऐसा सवाल मेरे दोस्त एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। अरे इतना गजब सवाल, देखो रे भाई, ये देख लो। एक तरबूज है जिसको भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है। और उनमें से जो बड़ा टुकड़ा है ना, उसको 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। और दोबारा काटने के बाद जो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात है, वो आपको ज्ञात करना है। करो, देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, जवाब दो मुझे जल्दी, अपनी कोशिश पूरी करो। नहीं आता है तो मैं हूं ना आपके लिए। विकास बेरवा का सी ऑप्शन है। अब देखो कितना जल्दी जवाब दिया, और मुझे पता था ऐसा जवाब आप देने वाले हो, है ना, इसीलिए तो ये सवाल उठाया मैंने। अब यहां तो ये जवाब दे दो, लेकिन आगे जवाब ये दिया तो फिर गलती हो जाएगी भाई। मुझे पता था ना भाई, क्योंकि ऐसा ही करने वाले हो आप, बल्कि सवाल को नहीं समझोगे। अब देखिए दोस्तों, आ जाओ लाइन पर। यहां पर ये सवाल का स्ट्रक्चर बता रहा है क्या, देखो। एक तरबूज है जिसका पहला भाग तो ये हुआ और दूसरा भाग ये हुआ, 3:5 में बांटा। जैसे मान लो ये आपका तरबूज है, तो इसको ये भाग मान लो 3 है, ये भाग 5 है, ठीक है ना। इस तरीके से बांटा। फिर क्या किया, जो ये बड़ा वाला टुकड़ा है ना दोस्तों, इस टुकड़े के 2 भाग और कर दिए। 2 भाग क्या किए, इसको 2 ऐसे भागों में बांट दिए। जैसे मान लो ये कहूं कि ये 5:7 में, एक टुकड़ा ये कर दिया, एक टुकड़ा ये कर दिया, इस तरीके से। ये वाली बात है जिसको ध्यान से अपने को समझना है। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला भाग है, इस पे कोई फर्क नहीं, बड़ा टुकड़ा कौन है, 5 है। इस 5 को 5:7 में यदि बांटे, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहला भाग क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या है, 5 और 7, टोटल कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना।
तो 12 में से 5 भाग तो ये है और 12 में से 7 भाग ये है, यानी 5/12 भाग तो ये हो गया, 7/12 ये हो गया। आप दोनों का अनुपात निकालोगे ना वापस तो 5:7 ही आएगा। 12 में से 5 भाग है और ये 12 में से 7 भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 जो है ना, इस 5 का 5/12 भाग करना पड़ेगा, यानी यहाँ 5 इस 5 का 5/12 और यहाँ इस 5 का 7/12, इसके दोनों भाग आ गए ये, ठीक है ना। 5 का 5/12 भाग। इस बात को कैसे समझोगे आप, देखो मैं यदि यूं कहूं आपको कि यदि टोटल 12 हो, ठीक है, टोटल 12 हो तो पहला भाग क्या होगा, 5 होगा। यदि टोटल 1 हो तो पहला भाग क्या होगा, 5/12 होगा। लेकिन यदि टोटल 1 ना होकर टोटल कितना हो, 5 हो, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणा 5/12 आएगी। ये तो हो गया दोस्तों पहला भाग। इसी तरीके से दूसरा भाग, 1 की वैल्यू यदि 5/12 है, ठीक है, सॉरी, यदि देखो टोटल 12 हो तो दूसरा भाग क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। तो यदि 12 नहीं बल्कि टोटल 1 हो तो ये 7/12 हो जाएगा। और यहाँ टोटल यदि 5 हो तो 5 गुणा 7/12 क्या आ जाएगा, दूसरा मान आ जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई होगी। ये मैंने निकाला तो देखो ये तो पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो जाएगा और ये तीसरा भाग हो जाएगा। इनका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला भाग हो गया 3 अनुपात, दूसरा हो गया 5 25 और बट्टे में 12, तीसरा भाग हो गया 5 7 35 और बट्टे में 12, ये आया अनुपात। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। देखो 1 12 12, इसको सरल करोगे तो देखो नीचे 12 12 है, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा और इसको भी 12 से गुणा। 12 से 12 कट जाएगा, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, तो भारतीय 36 आ जाएगा, अनुपात 25 आ जाएगा, अनुपात 35 आ जाएगा। इसका आंसर ये आएगा, ना कि 3:5:7। हेलो दोस्तों, कैसे हो, आनंद आया क्या सवाल में? अरे आया कि नहीं आया? आनंद कैसे नहीं आएगा भाई? आदमी मेहनत करके कभी भी दुखी नहीं होता है। और जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पर तरबूज का ही प्रश्न आए, आपको एक सवाल ऐसे भी बना दिया जाए जैसे आपको कह दे कि एक कोई लकड़ी है, ठीक है, और उस लकड़ी को मान लो 3:5 के अनुपात में बांट दिया और बड़े टुकड़े को इस 2 अनुपातों में फिर बांट दिया, या फिर छोटे टुकड़े को बांट दिया, फिर बताइए कि उनका अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है, चाहे लकड़ी को काटे, चाहे तरबूज काटे, चाहे मतीरो काटा है, चाहे काकड़ियों काटा है, कुछ भी काटा है भाई, लेकिन काट देनो है अनुपात, ई तरीका अपन सरल करनो है। बैठ गो सो दो कि कोन्या बैठो।